ऑटिज्म एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि बच्चा पेट में रहता है जब, तभी वो डेवलप हो जाता है। हम एएसडी बोलते हैं, यानी ऑटिज्म इट इज अ कंप्लीट स्पेक्ट्रम। एक स्पेक्ट्रम है वो। आप एक छतरी देखिए, छतरी में ऐसा डिवीजन होता है, तो कितने प्रकार होते हैं। तो ऑटिज्म भी यानी एक ही चीज नहीं होती है। ऑटिज्म बहुत अलग अलग तरीकों में दिखता है हमको। तो अगर आप बोलें तो 9 महीने का बच्चे में भी आप ऑटिज्म के लक्षण पहचान सकते हैं। लेकिन अब आप ये बताइए कि अगर किसी ने ऑटिज्म वर्ड को समझा ही नहीं तो वो कैसे समझेगा। तो ऑटिज्म में, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 9 महीने का बच्चा जो है वो आपके चेहरे की तरफ देख के अगर आप हंसते हैं तो वो हंसेगा, लेकिन अगर ये बच्चा नहीं कर रहा है तो ये ऑटिज्म का लक्षण हो सकता है। तो ऑटिज्म यहाँ पे क्या हो गया कि आपके नॉन वर्बल रिएक्शंस को या नॉन वर्बल चीजों को नहीं समझ रहा है। दूसरी चीज होती है वर्बल रिएक्शंस, वर्बल कम्युनिकेशन। छोटी छोटी बैबलिंग्स भी नहीं कर रहा है बच्चा 2 साल के होते तक। साउंड जो है वॉवेल्स के वगैरह भी वो नहीं प्रॉपर कर रहा है, तब भी सिम्टम है, यानी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। तीसरा सोशल डिसऑर्डर की बात करते हैं, यानी ऐसे बच्चे ज्यादातर अपने में ही खेलते हैं, अपने में ही रहते हैं, और उनमें ये भी पाया गया है कि वो जो आई कांटेक्ट है उनका प्रॉपर नहीं होता, इसीलिए उनको नॉन वर्बल में भी प्रॉब्लम होती है और बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। मैं समझाती हूँ आपको। आप आंखों से देखती हैं तो कई चीजें आप सीखती जाती हैं। आपने कुछ बोला और आपके चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन से जो भी आप बोलेंगे बच्चा वैसा समझ जाता है। लेकिन ऑटिज्म का बच्चा ना ही आई कांटेक्ट करता है, ना वो रीड कर पाता है कि आपका नॉन वर्बल रिएक्शन क्या है, तो उसकी सोशल कम्युनिकेशन पुअर हो जाती है, फिर उसकी वोकैबुलरी भी पुअर हो जाती है, और इसलिए वो झिझकता है बोलने में। क्यों? क्योंकि उसके पास वोकैबुलरी नहीं। और इसीलिए जब ऑटिज्म में बाद में हम बच्चे को कम्युनिकेशन यानी स्पीच थेरेपी देते हैं, या हम सोशल थेरेपी यानी सोसाइटी के बीच में उसको ग्रुप रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, इंटरेक्शंस के बारे में बात करते हैं, तब हमने देखा है कई बच्चे स्टैटर करने लग जाते हैं। थोड़ा उनका लहजा कांपेगा, थोड़ा वो रुकेंगे, हकलाएंगे, इस तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन बेसिकली ऑटिज्म, क्योंकि इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है कि उसमें बहुत ही बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑटिज्म में एक चीज और होती है, उनकी इमेजिनेशन और उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है कई बार। यानी अगर उन्होंने किसी चीज को याद कर लिया तो आप उनकी मेमोरी यानी कभी भी पूछेंगे वो वैसे ही बताएंगे। अगर उन्होंने किसी चीज को सुन लिया, पढ़ लिया, तो उसको रोबोटिक वे में बोलते रहेंगे। यानी जैसे उन्होंने एक पोयम पढ़ ली है या उनको अच्छे से याद हो गई है, तो अब वो उसको रोबोटिक वे में बिल्कुल नहीं हटेगा वो वहां से। आपने एक जगह से क्लासरूम से बाथरूम जाना सिखा दिया तो वो बिल्कुल रोबोटिक वे में जाएंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। ऑटिज्म का मतलब यहाँ पे अगर हम स्किल कर देते हैं, बच्चे को ट्रेन कर देते हैं पर्टिकुलर एक काम के लिए, तो बच्चा उसको बहुत अच्छे से सीख जाता है। ऐसा नहीं है नहीं सीखता, लेकिन इसमें हमको यही ध्यान रखना पड़ता है कि उसके कॉन्फिडेंस लेवल को हमको कम नहीं होने देना। तो इसीलिए हम इसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं कि भाई आप इंक्लूसिव सेक्शन में रखिए ऐसे बच्चों को, क्योंकि ये किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी अगेन वही है, थेरेपीज होती है, पहले इंटरवेंशन होता है, तो अर्ली इंटरवेंशन बोलते हैं। 2 साल तक को हम अर्ली इंटरवेंशन मानते हैं, और उसके बाद इंटरवेंशन होने के बाद, फिर डायग्नोसिस होने के बाद, फिर वो थेरेपी रूल आउट होती है कि आपको कौन कौन सी थेरेपीज की जरूरत है। क्योंकि मैंने बोला ये स्पेक्ट्रम है, तो इसमें हर चीज की हर बच्चे को जरूरत नहीं होती है, कुछ ही बच्चों को होती है। इसमें एक और है, जेंडर स्पेसिफिक है, लड़कियों को कम होती है, लड़कों को ज्यादा होती है। एक और चीज है कि ऑटिज्म में एक बच्चा ऐसा होता है कि जो बोलता ही नहीं है, कम बोलता है या बहुत देरी से बोलता है, और एक ऑटिज्म में एक ऐसे भी होते हैं कि वो कंटिन्यूस बोलते हैं, बहुत बात करते हैं। तो वहां पे भी ना क्या होता है, डिफर हो जाता है। कई बार हम पहचान नहीं पाते हैं कि ऑटिज्म है कि नहीं है। और उसका मैंने जेंडर बोला तो इसलिए क्योंकि लड़कियां बहुत जल्दी सोशली कनेक्ट होती हैं, उनमें एक है जेनेटिक कोड। तो वो कई बार अगर लड़कियों को ऑटिज्म है तो यहाँ बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो सोशली कनेक्टेड होती है। तो इसलिए उसका इंटरवेंशन जो होता है ये थोड़ा कठिन है। लेकिन ऑटिज्म के लिए इंडिया में बहुत अच्छा है कि आरसीआई के पास ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए एक चेकलिस्ट है
आप उसको लगा के और समझ सकते हैं। स्पेशल बच्चों में अगर ऑटिज्म की बात करें तो सबसे पहले कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया जाता है, बेसिकली स्पीच पे, वोकैबुलरी पे। तीसरा उनको लोगों के बीच में बैठ के काम करने के लिए सिखाया जाता है। ऐसे बच्चों में सेंसरी ऑर्गन्स की बहुत ज्यादा होती है। बेसिकली दो चीजों के लिए सबसे पहले देखी जाती है, टेस्ट और स्मेल। यानी एक टेस्ट का ही खाना खाते हैं, अगर आपने दूसरे टेस्ट का कुछ भी फ्लेवर वो बदला तो वो नहीं खाते। स्मेल उनको बहुत जल्दी प्रभावित करती है, कैन बी नॉजियोटिक ऑल्सो समटाइम। और तीसरी चीज है बहुत तेज आवाज, वो भी उनको बहुत परेशान करती है। आप साल भर के 2 साल के बच्चे में आप कुछ स्पेसिफिक सिम्टम अगर देखें तो यू शुड टर्न टू अ डॉक्टर। नहीं बोल रहा है और आई कांटेक्ट नहीं है, उसके अलावा भी बच्चा अगर टो पे चल रहा है, पंजों के बल पे चल रहा है, हाँ, और दूसरा जो है जो बच्चा अगर चीजों को एक क्रम में जमाता है, सिर्फ एक क्रम में जमाता है और नॉट प्लेइंग विद दैट, लाइक कार है तो कार को एक लाइन से जमाते रहेगा और उन्हीं कारों को बार बार वैसी उसी जगह पे जमाते रहेगा। और रॉकिंग बॉडी मूवमेंट भी है साथ में, यानी बच्चा ऐसा कर रहा है तो ऐसे ऐसे करेगा, अगर कोई गोल चीज घुमा रहा है तो गोल चीज को बार बार कंटिन्यूस घुमाएगा। एक प्रोग्राम को देख रहा है तो वो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक एनिमेशन को या सीरियल को देखेगा, वो चेंज नहीं करते, ये बहुत स्पेसिफिक है। तो आप ऑटिज्म को आराम से इन चीजों में अगर अलग अलग डोमेन्स में जाके देखें तो आप पहचान सकते हैं। अगर सिर्फ ऑटिज्म का पेशेंट है, प्योर क्लासिकल ऑटिज्म है उसको, तो उसमें ऐसा बच्चे हाइपर नहीं होते। लेकिन अगर ऑटिस्टिक के होने के साथ साथ बहुत सारे बच्चों में हमको हाइपर एक्टिविटी भी दिखती है, अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम दिखती है, तो आप मान के चलिए वहां दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चा वर्बल नॉन वर्बल भी नहीं समझ रहा है, फिर हाइपर एक्टिव भी है, अटेंशन स्पैन भी नहीं है, तब आपको मुश्किल होगी। तो इसीलिए हम लोग हर मेंटल स्टेट के लिए स्पेशल नीड में यही बोलते हैं, डोंट एक्सपेरिमेंट विथ योर चाइल्ड। इफ यू फाइंड समथिंग डिफरेंट, कुछ भी आपको अलग लगता है तो आप कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से। बच्चा है तो पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए उनसे, आपको जो लगता है जेन्युइनली बताइए, एक्सप्रेस कीजिए, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं तो रूल आउट हो गई। कोई भी स्पेशल नीड्स का बच्चा हो, आप उनको अगर, इसमें सिर्फ एक ही चीज होती है, स्किल डेवलपमेंट। आप उसको एज लेवल के अनुसार से आप बच्चे को स्किल डेवलप कर सकते हैं। ऑटिज्म के बच्चे में अगर माइलस्टोन डिले भी है तो फिर आपको दूसरे ढंग से काम करना पड़ेगा। एडीएचडी है तो आपको दूसरे ढंग से काम करना पड़ेगा। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है या बच्चे को कहीं भी किसी प्रकार का फिजिकल साथ में एलिमेंट्स है, तो हर तरीके से आपको अलग अलग थेरेपी और अलग अलग तरीके से बच्चे को ट्रीट करना पड़ता है। इनमें स्वाभाविक तौर पे मेमोरी इनकी बहुत अच्छी होती है, शार्प होती है इन बच्चों में, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप बच्चे को स्किलफुल बना सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग होती है और कुछ नहीं, यू हैव टू ट्रेन द चाइल्ड। तो इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैंने बोला आपको इनकी आईक्यू में कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है, ऑटिज्म में आईक्यू से कोई कोई कम नहीं होता है, लेकिन आपको यही है कि बच्चे को स्किल और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यू कैन स्किल अ चाइल्ड फॉर एनीथिंग, आप कुछ भी सिखा सकते हैं बच्चे को। आप बताइए कि आप तो पैदा हुई थी तब एरोप्लेन नहीं चलाना जानते थे, लेकिन आप वो पायलट बन जाते हैं तो एरोप्लेन चला लेते हैं ना। So it's all about training, how, for what you are training your child, how skillful you are making your child. स्पेशल अगर उस पर बात करते हैं, स्पेशल चाइल्ड का तो ये है कि एक रॉस साइकिल है, आप उसको कभी पढ़ें, उसमें 6 स्टेजेस होती हैं। तो पहला जब बच्चा होता है तो उसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं होती है। दूसरा होता है कि हम डिप्रेशन में आता आदमी। तीसरा मेरे ही साथ क्यों हुआ। फिर उसके बाद फिर लोगों को शर्म आती है कि हम इसको ऐसे बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। फिर उसके बाद ये सब होने के बाद एग्रेशन होता है, सामने डॉक्टर रहेगा चाहे थेरेपिस्ट रहेगा, उसको बहुत गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है। फिर एक जगह आता है कि वो समझौता कर लेता है कि हाँ ठीक है मेरा बच्चा है, क्योंकि अभी तक वो मोटिवेट होता रहता है। कुछ नहीं होता, स्पेशल बच्चा है, लेकिन आप, हम पाल सकते हैं बच्चे को, हम एक नॉर्मल जिंदगी दे सकते हैं लोगों के साथ, और सपोर्ट सिस्टम अच्छा बनाए, बच्चों को स्किलफुल करें, एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि देखो ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, मैडम क्यूरी भी थी, ये सब, कि उनको दिखता भी नहीं था, सुनता भी नहीं था, ऐसे ऐसे हम एग्जाम्पल सेट कर देते तो पेरेंट्स मोटिवेट हो जाते हैं
लेकिन यहाँ पे मोटिवेशन होता है पेरेंट्स को, लेकिन एक्सेप्टेंस कब आएगा वो हमको नहीं पता है। आप प्यार कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन एक्सेप्टेंस तभी दिखता है जब पेरेंट्स डिफेंसिव नहीं होते, यानी जब वो अति से ज्यादा बच्चे के लिए केयरफुल हो जाते हैं ना, आप ये मान के चलिए एक्सेप्टेंस नहीं आया है। एक्सेप्टेंस तभी आता है जब वो अपने किसी भी बच्चे से, अपने उस बच्चे को, स्पेशल बच्चे को स्पेशल ना माने और उसको बाकी बच्चों की तरह ट्रीट करें। तो जब तक वो डिफेंसिव होगा अपने स्पेशल बच्चे के लिए, तो बच्चा डिपेंडेंट होगा। तो ये डिफरेंस है, एक्सेप्टेंस लेवल आनी चाहिए। जहां आप एक्सेप्ट कर लिए, उसके बाद फिर आपको सोसाइटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप पूरी सोसाइटी को नहीं बदल सकते। अगर आपने बच्चे को एक्सेप्ट किया, तभी आप भी खुश रहेंगे, बच्चा भी खुश रहेगा। और एक्सेप्टेंस का मैंने बताया, आप जब तक डिफेंसिव है तब तक एक्सेप्टेंस नहीं है, और जिस दिन एक्सेप्टेंस आएगा उस दिन सब नॉर्मल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बहुत पैसा लगता है स्पेशल नीड के बच्चे के लिए, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज होती हैं। फिर उसके बाद आप एजुकेशन पे भी आपको करना पड़ेगा, इंक्लूसिव सेटअप बहुत महंगे होते हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे भी चीजें निकाली है। इनका यूनिक आईडी कार्ड होता है, कार्ड बनवाइए। अगर आपने 2 साल तक यूनिक कार्ड बना लिया या 5 साल तक यूनिक आईडी कार्ड बनवा लिया, तो बहुत सारी चीजें इनको गवर्नमेंट देती है। और लाइफ लॉन्ग सपोर्ट के लिए भी, सिस्टम के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। पेरेंट्स को इन सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए, व्हाट आर द फैसिलिटीज गिवन टू स्पेशल चाइल्ड एंड देयर पेरेंट्स। दूसरी चीज है कि इनको स्कूल सेटिंग में अगर आप नहीं भेजना चाहते, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो बेटर है कि आप समझिए और अपने घर में ही सेटअप बना के पढ़ाइए। इसमें न्यूट्रिएंट का बहुत इंपॉर्टेंस है, पेरेंट्स शुड नो अबाउट द न्यूट्रिएंट। एक रेगुलर फिजिशियन चेकअप भी बहुत जरूरी होता है ऐसे बच्चों के लिए। हीमोग्लोबिन लेवल, वाइटामिन मिनरल्स लेवल, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। पैरा ओलंपिक्स है या पेंटिंग है या फिर आप सोचिए इवन कॉस्मेटोलॉजी है, योगा है, इनमें सब में सारे बच्चे काम कर सकते हैं। बस हमको ये देखना है डेवलपमेंटल डिले है तो कितना डिले है, उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। ऑटिज्म, अगर क्लासिकल ऑटिज्म है तो उसमें स्किल ट्रेनिंग हो तो बच्चा काम कर सकता है। सफलता इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, लेकिन आपको आप आप कितना काम कर रहे हो बच्चे के साथ, वो इम्पोर्टेंट।